नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जहां जिले के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय के लिए खेल के मैदान के निर्माण के लिए भूमि पैमाइश कराने के लिए लेखपालों और कानूनगों की टीम पहुंची। यहां सुजानपुर प्रधान के सहयोग से उनकी उपस्थिति में टीम ने क्रीड़ा स्थल निर्माण के लिए विद्यालय परिसर में पास में ही एक गाटा संख्या 628 ग्राम समाज भूमि की पैमाइश की। तो वहीं प्रधान हेमलता पटेल ने कहा है कि खेल का मैदान बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोग होगा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा हमारे ग्राम पंचायत के विद्यालय को गोद लेकर विद्यालय को विकास के नए आयाम तक ले जाने के उद्देश्य के लिए धन्यवाद। साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि विद्यालय के विकास में हम पूरी तरह से सहयोग के लिए तत्पर हैं। आज भूमि की पैमाइश हुई है और जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। खबर रायबरेली से आ रही है, जहां से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि पुलिस ने रात की गश्त की है, जिसकी पोल खुल गई है। यहां पर आपको बता दें कि चोरों ने एक मकान से लाखों का सामान पार कर लिया और घटना को अंजाम देकर ये चोर रफू चक्कर हो गए। ताजा वीडियो वहां का सामने आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे घर का सामान तहस नहस कर दिया गया। और रात को जो दावा पुलिस की तरफ से किया जाता है गश्त करने का, उसकी भी पोल खुल गई है, क्योंकि रात के दौरान ही बदमाशों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। जहां आपको बता दें कि इस घटना को अंजाम देने के बाद ये चोर मौके से फरार हो गए। मकान मालिक निजी काम से बाहर गया था और मौके पर पहुंची पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। इंदिरा नगर मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर देर रात को चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जाता है गश्त करने का, उसके बावजूद चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। खबर कानपुर देहात से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर देहात के परौंख गांव पहुंचेंगे। यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए परौंख गांव सजकर तैयार हो चुका है। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौके पर मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि परौंख गांव का विकास मॉडल बनकर तैयार हो गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिस समेत अर्धसैनिक बल तैनात है। फतेहपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर सामने आई है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। साथ ही रिक्रूट और आरक्षियों के चल रहे प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली। साथ ही पुलिस लाइन में भ्रमण कर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इस बीच ताजमहल विवाद पर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ताजमहल विवाद नहीं हो रहा है खत्म। यहां पर ताजमहल को लेकर छिड़े इस विवाद पर अब जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। मंगलवार को स्वयं को मुगल वंशज बताने वाले प्रिंस आरिफुद्दीन तुसी ने संतों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए ताजगंज थाने में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। और इसके विरोध में अब अखिल भारत हिंदू महासभा के जो लोग हैं, उन्होंने तुसी के पुतले का जनाजा निकाला। और अब उरई के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने एक वीडियो जारी कर तुसी को आतंकवादी बताते हुए देश से बाहर निकालने की मांग की। बता दें कि ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं से कहा कि जनहित याचिका की व्यवस्था का मजाक मत बनाइए। यह याचिका अयोध्या के भाजपा नेता ने दायर की थी, जिसमें ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी। और करेंगे गोरखपुर का, जहां पर कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर से पैदलगंज जाने वाली रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर अनियंत्रित होकर एक डंपर सड़क किनारे पलट गया और घर के बाहर सो रहे लोगों पर जा गिरा है। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले डंपर ने पिकअप को भी टक्कर मारी और पुलिस ने डंपर को जो चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही डंपर को भी जब्त कर लिया गया। मृतकों ने एक नगर निगम का कर्मचारी बताया जा रहा है मृतकों में। और इस घटना में
घटनास्थल पर 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। इस हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने के निर्देश दिए गए। सीएम कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सीएम ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। अब प्रयागराज से एक खबर सामने आई है, जहां आनंद गिरी की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में स्वामी आनंद गिरी आरोपी पाए गए थे और इसी मामले की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी थी। इस बीच अब महंत नरेंद्र गिरी की मौत का जिम्मेदार स्वामी आनंद गिरी को ठहराया गया है और आपको बताते चलें कि जिला न्यायालय से आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इसके बाद आज हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में बीते दिनों आतंकवादियों ने बैंक परिसर में राजस्थान से नाता रखने वाले एक बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घाटी में इस घटी घटना के बाद मई में तीसरी बार किसी गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी की हत्या की गई। पिछले 1 महीने में करीब आपको बता दें कि लक्षित हत्याओं का यह 8वां मामला है और विजय कुमार दक्षिण कश्मीर जिले में इलाकाई देहाती बैंक के अरेहा मोहनपोरा शाखा में प्रबंधक थे। ये गंभीर रूप से पहले वो घायल हुए, जब अस्पताल ले गए तो उस दौरान रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो वहीं इस घटना पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। मायावती ने ट्वीट कर यह भी लिखा कि घाटी में राजस्थान के निवासी बैंक मैनेजर की हत्या अति दुखद और चिंतनीय है। इससे वो दहशत का वातावरण व्याप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी की ये मांग है कि ऐसे किसी भी दोषी और लोगों पर केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने इस घटना की निंदा भी की। साथ ही राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले कुमार ने 1 हफ्ते पहले ही कुलगाम शाखा में काम करना शुरू किया था। तो वहीं पहले केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारतीय स्टेट बैंक के सह स्वामित्व वाले बैंक की कोकरनाग शाखा में वो कार्यरत थे। और इस बीच रुक करेंगे पंजाब का, जहां सीएम भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। आपको बता दें कि भगवंत मान के मूसेवाला गांव में पहुंचने को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है और मूसा गांव के लोग सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव वालों का यह आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती होने की वजह से उनकी हत्या हुई और वो सीधे तौर पर इस हत्या के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। शुक्रवार की सुबह से ही भगवंत मान के गांव पहुंचने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हालांकि सीएम भगवंत मान के पहुंचने से पहले गांव में सुरक्षा बेहद ही कड़ी कर दी गई। ऐसे में गांव वालों ने यह आरोप लगाया है कि सीएम के दौरे की वजह से रिश्तेदारों को भी गांव में एंट्री नहीं मिल रही। पुलिस ने हालांकि विरोध प्रदर्शन को शांत करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की सरकार और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी लगातार केसीआर की सरकार पर हमला बोल रही है। केसीआर भी बीजेपी के दबाव को भांपते हुए देश भर में घूम घूम कर विपक्षी एकता के पक्ष में अभियान चला रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में दिल्ली में आयोजित तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी की नीतियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद के लोगों को निजाम के क्रूर शासन से मुक्ति दिलाने और श्रेय सरदार पटेल को जाता है। अमित शाह ने यह आरोप भी लगाया कि के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना की सरकार ने आज तक निजाम से मुक्ति की उस बड़ी घटना को दिवस के रूप में नहीं मनाया। और जम्मू कश्मीर में 12 घंटे में आतंकियों ने 2 लोगों की जान ले ली। आतंकियों ने बड़गाम में 2 गैर कश्मीरियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें बिहार के रहने वाले दिलखुश कुमार की मौत हो गई है, जबकि दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। तो वहीं इससे पहले आतंकियों ने कुलगांव में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या की और अब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद एक बार फिर से पलायन देखने को मिल रहा है।
देर रात में बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी से जम्मू पहुंचे कर्मचारी कश्मीरी पंडितों और कर्मचारियों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में गन की गूंज का असर आस्था पर भी दिखने लगा है और घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातें बढ़ने के बाद अब कश्मीरी पंडितों की मांग को देखते हुए खीर भवानी यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया। खीर भवानी यात्रा 8 जून से शुरू होने वाली थी और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही थी और मंदिर की साफ सफाई भी की गई। लेकिन अब मंदिर परिसर में कर्मचारियों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी लगातार चला और पिछले 2 साल को छोड़ दिया जाए तो 1994 में ये यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार चल रही है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का यह मानना है कि अब हालात काफी बिगड़ गए हैं और फिलहाल खीर भवानी यात्रा स्थगित कर दी गई। लेकिन 30 जून से अमरनाथ यात्रा भी होनी है और ऐसे में अब श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। लिहाजा अमरनाथ यात्रा को लेकर 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। कानपुर में एक ऐसी शादी समारोह देखने को मिला जो अब पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यहां दूल्हे की खातिरदारी मारपीट से की गई, श्लोक की जगह मंडप में गाली गलौज की गई और इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। विस्तार से देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बहुत धूमधाम के साथ ये मंडप तैयार किया गया। बारात के स्वागत की तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी और दुल्हन सारे साज श्रृंगार किए दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई थी। पर फिर हुआ कुछ ऐसा कि ये हंसी खुशी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिस बारात का फूलों से स्वागत किया जाना था, उसी बारात को बंधक बना लिया गया और दुल्हन के गले में वरमाला डालने की चाह लिए आए इस दूल्हे को बिना दुल्हन लिए घर वापस जाना पड़ा। अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। ये घटना है यूपी के जनपद कानपुर देहात की, जहां शादी टूटने का एक अनोखा मामला सामने आया है। मंगलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हो रहे विवाह में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि खुशियां तनाव में बदल गईं और देखते ही देखते लड़की पक्ष ने वर पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया और उनसे अभद्रता करने लगे। तो वहीं इस मामले में वर पक्ष के लोगों ने यूपी पुलिस को मदद के लिए बुलाना पड़ा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक बने लोगों को छुड़ाया। अब जरा दुल्हन के जोड़े में बैठी लड़की को जरा गौर से देखिए। घर में ढोल ताशे बज रहे थे, शादी की शहनाई बज रही थी। जब बारात पहुंची तो लड़की के पिता ने उनका भव्य स्वागत किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर उसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी द्वार 4 के समय लड़का पक्ष से लड़की पक्ष द्वारा शादी में फोटोग्राफर न आने की बात पूछी गई। जब लड़का पक्ष ने जवाब दिया कि फोटोग्राफर नहीं आया है, तो इसकी जानकारी दुल्हन को हुई और बस फिर क्या था। गुस्से में तमतमाई दुल्हनिया ने इस मामूली बात के चलते शादी से इनकार कर दिया और मौके पर वर पक्ष और वधू पक्ष के लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया। वर पक्ष के लोगों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों के साथ जमकर अभद्रता की। मजबूरन पीड़ित पक्ष को पुलिस को बुलवाना पड़ा और फिर इसके बाद जब पुलिस मौके पर आ गई, तब पुलिस द्वारा ही वर पक्ष के लोगों को बचाया जा सका। वहीं इस मामले में लगभग 8 घंटे तक पंचायत होती रही, जिसके बाद निष्कर्ष यह निकला कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए हुए सामान को वापस कर दें, जिसके बाद शादी तो नहीं हो सकी और दुल्हन को घर ले जाने के अरमान से आए बाराती बिन दुल्हन के सामान देने के साथ ही वापस लौट आए। इस बीच दूल्हे के मन का हाल समझ पाना आसान नहीं। वो कैमरा हम लोग नहीं करके ला पाए, इसके लिए शादी लोग ने मतलब झगड़ा कर दिया और हम लोग अर्जेंटली में कैमरा हम लोग ने मंगाया, तो ये लोग बोल रहे हैं कि कैमरा लाओगे तो कैमरा तोड़ दूंगा, और कैमरा आया भी था लेकिन ये लोग ने फिर वापस कर दिया। उसका हम लोग को हर्जाना भी भरना पड़ा। फिर क्या वजह रही, क्या बातें रही जो पुलिस बुलानी पड़ी आप लोगों को? और ये मारपीट का नंबर आ गया, रात भर गाली गलौज करते रहे, इसके लिए हम लोग ने पुलिस बुलाया। हाँ, और हम लोग रात भर मारपीट करना चाहते थे। हाँ, मारपीट करना चाहते थे हमारे साथ में। हम लोग के साथ शादी कब तय हुई थी आपकी? शादी फरवरी में तय हुई थी। क्या तब जनवरी में तय हुई थी। कोई वाद विवाद हुआ था क्या? तब कुछ नहीं हुआ था, सब अच्छे से हुआ था।
अभी तक अच्छे से हो रहा था सब। परसों ये लोग कल तिलक लेके ये लोग गए, फिर वो भी अच्छे से हुआ, गाड़ी वाड़ी चढ़ा, वो भी सब ठीक ठाक चल रहा था। खाली मांग जांच नहीं था और हम लोग 1 रुपए भी शादी में नहीं मांगे हैं कि 1 रुपए मांगा हो। गौरतलब है कि शादी के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। सामान तो वापस कर दिया गया, पर वर पक्ष के लिए इस घटना को भुला पाना शायद आसान नहीं होगा। न्यूज रिपोर्ट, आर्या न्यूज। अगली खबर की ओर आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां तहसील किरावली के देहात क्षेत्र से खबर है, जहां प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में नजर आया। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव सहनपुर में भी ऐसे ही अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई और अब कार्रवाई के दौरान दशकों पुरानी विरासत को निकाला गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। और आपको बता दें कि काफी लंबे से इस कार्रवाई का लोगों को इंतजार था, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। ग्राम सभा की जमीनों पे से कब्जा हटवाया गया है। ये जमीन में पंचायत भवन बनना है और इसके अतिरिक्त खेल का मैदान और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। लगभग सर यहाँ कितने अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया? ये लगभग 1.5 एकड़ जमीन है, जिसमें 1.5 एकड़ जमीन में लोगों ने कुछ ने 4 दीवारी बना के 15-16 पक्के निर्माण, भूसा गोदाम वगैरह, गाय भैंस बांधना, इस तरह के निर्माण किए हुए थे और एक पक्की दुकान थी, जिन्हें आज सबको ध्वस्त करके कब्जा मुक्त। और आगरा में ताजमहल का जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी मामले पर मत्स्येंद्र गोस्वामी का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मुगल शासक उन्हें भारत सरकार आतंकवादी करे घोषित और इनके पूर्वजों ने हमें लूटने का प्रयास किया है, हमारे मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया और इनके पूर्वजों को सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ताजमहल को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक और ये विवाद जुड़ गया है, जहां पर मुगल शासकों पर यह आरोप लगाया गया कि उनके जो वंशज हैं उनको भी इस बयान के जरिए घेरने की कोशिश की गई। साथ ही कहा गया कि इनके पूर्वजों को सजा जो मिलनी चाहिए थी, अब वो सजा इन्हें मिले। मुगल शासकों के वंशज हैं, इनको हमारी भारत सरकार से अनुरोध है कि इनको आतंकवादी घोषित किया जाए और इनके जो पूर्वज हैं, जो देश पे आके इन्होंने देश को लूटने का कार्य किया है, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में तामील करने का कार्य किया है, हमारी सभ्यता को धूमिल करने का कार्य किया है, हमारे सनातन धर्म को यहाँ पर आकर अपना साम्राज्य खड़ा करने का ये जो दुस्साहत इन्होंने किया है, इनको इनकी सजा, इनके पूर्वजों की सजा इनको मिलनी चाहिए और इनको आतंकवादी घोषित करे सरकार। हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि इनके पूर्वजों को मुआवजा देने की जगह इनको आतंकवादी घोषित करें और इस देश से इनको तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान भेज दे, और नहीं भेजेगी सरकार तो हम। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।